हेलो फ्रेंड्स, A&D सक्सेस हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसको जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने 1926 में लिखा था, जो एक अमेरिकन ऑथर थे और उनकी ये किताब लगभग 100 सालों से एक बेस्ट सेलिंग किताब रही है। इस बुक में ऑथर स्टोरी टेलिंग्स और पैराबल्स की मदद से फाइनेंशियल एडवाइस और गाइडेंस देते हैं। ये बुक बिजनेस को बड़ा बनाने की इंपॉर्टेंस और इनफैक्ट उसको बड़ा बनाने में हेल्प भी करती है। ये बुक हमारे पर्सनल सक्सेस से रिलेटेड है। सक्सेस का मतलब है हमारी अपनी कोशिश और एबिलिटी के अनुसार रिजल्ट मिलना। इस बुक में ऑथर स्टोरी टेलिंग्स और पैराबल्स की मदद से फाइनेंशियल एडवाइस और गाइडेंस देते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन हमारी सक्सेस की है। हमारी सोच से बढ़कर कोई सोच नहीं हो सकती। ये बुक उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एम्बिशियस है। ये बुक हमें पैसे को पाने में, पैसा सेव और इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही ये बुक हमें वेल्थ के सीक्रेट्स बताती है, जिसे प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था। ये फाइनेंस के साथ डील करती है। अपनी लाइफ के लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाएं, अपनी पर्सनल वेल्थ से कैसे डील करें और ये सब आपके लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप हमारे चैनल में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें। सो लेट्स बिगिन। जो लोग पैसा पाने के इन सिंपल रूल्स को समझते हैं, उनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ऑथर 7 एडवाइसेस देते हुए कहते हैं कि फर्स्ट, अपने पर्स की थिकनेस यानी कि साइज को बढ़ाएं। सेकंड, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करें। थर्ड, गोल्ड को मल्टीप्लाई करें। फोर्थ, अपने खजाने को लॉस से बचाना। फिफ्थ, घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाना। सिक्स्थ, फ्यूचर के लिए एक इनकम एंश्योर करना। सेवेंथ, अर्निंग की एबिलिटी को इंक्रीज करना। बेबीलोन की हिस्ट्री। ऑथर इस बुक की शुरुआत में बताते हैं कि एक जमाने में बेबीलोन में रहने वाले लोग, वहां का समाज सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। इस सिटी के चारों ओर 320 फीट ऊंची दीवार थी, जो वहां के लोगों को दुश्मनों की सेना से प्रोटेक्ट करती थी, जिसकी वजह से उन्हें ऐसी पीसफुल सराउंडिंग मिली जहां वो अपने वेल्थ को ग्रो कर सके। बेबीलोन के लोग खुद की मेहनत से अमीर बने और शहर में नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन ये अपने रूलर्स के विजडम और नॉलेज की वजह से हर प्रॉब्लम से उठकर ये शहर एक सबसे अमीर शहर बन गया, जिसको हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज मनी को उन्हीं लॉस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों ने बनाए थे। हिस्ट्री में बेबीलोन के कंपैरिजन में कोई सिटी ज्यादा ग्लैमरस नहीं थी। बेबीलोन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसने अपनी मौजूदा रिसोर्सेज से ही अपने ऑब्जेक्टिव को पाया। यहाँ सारे रिसोर्सेज को उन्होंने खुद बनाया। ये शहर अपने ही दम पर अमीर बना था। यहाँ ये प्रूफ होता है कि 6000 साल पहले जो लोग बेबीलोन में रहते थे, वो दीवारों वाले शहर में रहते थे। वो लोग पढ़े लिखे और जागरूक लोग थे। हिस्ट्री के अनुसार वो लोग पहले इंजीनियर्स, पहले एस्ट्रोनॉमर्स, पहले मैथमेटिशियंस, पहले फाइनेंसर्स और लिखित भाषा बोलने वाले पहले इंसान थे। बेबीलोन सिटी को एक मॉडर्न सिटी की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ रोड्स और शॉप्स भी थे। बेबीलोन के लोग बहुत आर्टिस्टिक थे। इनमें स्कल्पचर, पेंटिंग, वीविंग और गोल्ड के वर्किंग जैसे काम शामिल थे। उनके ज्वेलर्स मोस्ट आर्टिस्टिक ज्वेलरी बनाते थे। द मैन हु डिजायर्स गोल्ड, इस पहले चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन एक चैरियट मेकर बंसीर और उसके फ्रेंड कोबी से हुआ। ये दोनों एक साथ मॉडर्न डे के दोस्तों की तरह ही बात कर रहे हैं। दोनों ने अपनी सारी जिंदगी बस काम काम और काम में ही बिता दी है, लेकिन तब भी उनके पास कुछ नहीं है। कोबी देखता है कि बंसीर अपना काम खत्म करने के बजाय एक दीवार पर बैठकर दिन में सपने देख रहा है। कोबी बंसीर से पैसे मांगता है क्योंकि उसको लगता है कि बंसीर के पास बहुत पैसे होंगे। बंसीर अपने दोस्त को बताता है कि उसने सपने में देखा है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा हर उस चीज पर खर्च करने के लिए जो उसको चाहिए। लेकिन जब वो जागता है तो अपने आप को ऐसे हालातों में पाता है जहां वो खाली हाथ है। उसका खर्चा मुश्किल से चलता है। उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है जो उसको इनकम दे सके। अपने सपनों को शेयर करते हुए दोनों सोचते हैं कि ऐसा कैसे है कि कुछ लोग अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलकर हार्ड स्टेज को पार कर जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि हार्ड वर्क से उनकी जिंदगी मैजिक की तरह बदल जाएगी, जहां वो आराम से जिंदगी जी सकेंगे। आपस में बात करते हुए ये एहसास होता है कि ज्यादातर लोग ऐसे हालात में जन्म लेते हैं। वो यहाँ तक कि किंग के गार्डन में पानी कैरी करने के लिए स्लेव की लाइन में वेट करते हैं, ये जानते हुए कि वो आसानी से सौदे कर सकते हैं। ऐसे ही वो उस मनी की बात करते हैं जो उनके पुराने दोस्त अरकत का है, जिसका नाम बेबीलोन के अमीर लोगों में आता है। ऐसा कैसे है कि अरकत के पास इतना पैसा है पर उनके पास कुछ नहीं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वेल्थ कैसे कमाना है। ये बात वो अपने फ्रेंड अरकत से पूछेंगे, जो कि एक रिच मर्चेंट है। अपने आप को रिच बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनसे सीखें जो ऑलरेडी वेल्थी है और पैसा बनाना जानते हैं। सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक तरफ ये भी है कि पैसे से ही सक्सेस मापी जाती है। इस बेसिस पर पैसा वो स्कोर कार्ड है जिससे लोग सक्सेस को मापते हैं। ज्यादा पैसा कमाने के लिए बेहतर है कि हम अपने किस्मत को कोसने की जगह हम ये फोकस करें कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इसी तरह बंसीर और कोबी ने भी इस रहस्य को जानने के लिए अपने फ्रेंड्स अरकत से बात की। अरकत ने अपनी स्टोरी शेयर की। अरकत शुरुआत में बंसीर और कोबी की तरह ही
था, बस काम काम और काम, लेकिन फाइनेंशियली उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया। वो अपनी नौकरी में एक आर्मी के कॉन्टैक्ट में आया जिसका नाम था अलगमश, जो लोगों को पैसे उधार देता था। अरकत ने भी अलगमश से सेम सवाल पूछा कि वो अमीर कैसे बना। अलगमश ने अरकत को फर्स्ट लेसन सिखाया, आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको सेव करना चाहिए। ये सदियों पुरानी बात है जिसको हम सभी ने अक्सर सुना है, पहले खुद को पे करना सीखे। ये बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको इस हैबिट का असली फायदा नहीं मिलेगा। जैसे ही अरकत ने सीखा, अब जो भी वो कमाता है उसका 10% वो अपने पास रखता है और बाकी 90% को वो खर्च करता है। धीरे धीरे अरकत ने 10% सेविंग को एक हैबिट बना लिया और अरकत ने थोड़े पैसे सेव करके अपने दोस्त की एडवाइस लेने का डिसीजन लिया। दूसरी एडवाइस में अलगमश बताता है कि उसने एक ब्रिक बनाने वाले से जेम्स स्टोन के बारे में एडवाइस लेने की गलती की थी, और अलगमश आगे कहता है कि केवल उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो आपके पूछे गए सवालों में एक्सपीरियंस्ड हो। एक समय के बाद फिर से अलगमश अरकत पर टेस्ट करने के लिए लौटा। उसने अपनी गलती से सीखा था और उन बिजनेसमैन की एडवाइस पर इन्वेस्ट किया था जो माल में पैसे लगाते थे और अच्छे पैसे बनाते थे। जब अरकत से पूछा गया कि उसने अपनी सेविंग से होने वाले इनकम का क्या किया, तो अरकत ने गर्व से कहा कि उसने एक बहुत बड़ी दावत दी, बीवी के लिए कपड़े खरीदे और अपनी सवारी के लिए एक गधे खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर अलगमश ने अरकत को तीसरा बड़ा लेसन सिखाया कि सोने से सोना बनाना चाहिए, अपनी रिटर्न्स को डबल करना सीखना चाहिए। किसी को भी पैसे डबल करने और पैसे इस्तेमाल करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है टाइम। सभी इंसानों के पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसको सही तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। लोग अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव और यूजफुल तरीके में इस्तेमाल नहीं कर पाते, ऐसी एक्टिविटी में अपने टाइम देते हैं जहां उनका टाइम सिर्फ पास होता है। और दूसरा है स्टडी। कोई भी इंसान जो पैसा कमाना चाहता है उसके लिए दो तरह की लर्निंग इंपॉर्टेंट है। पहला, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सीखना, दूसरा ये सीखना कि किन किन टॉपिक के बारे में उनको नहीं पता। दोनों ही लर्निंग्स बहुत यूजफुल और वैल्यूबल है। कई बेसिक प्रिंसिपल है जो पैसे कमाने में अप्लाई होते हैं। आप कितना भी कमाते हैं उससे कम में गुजारा करना सीखें। लोग मंथ के एंड में जब किसी तरह मुश्किल से अपना महीना काटते हैं और किसी तरह अपने बिल पे कर देते हैं, वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। रियल चेंज तब आता है जब इंसान किसी और के बजाय पहले खुद को पे करने की कमिटमेंट देता है। वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, ज्यादा भी या कम भी, वो टोटल 1/10 भी हो सकता है या ज्यादा भी। ज्यादातर लोग सब कुछ खत्म करने के आदी होते हैं, इसलिए जब लोग अपनी कमाई में से अपने लिए पहले से अलग निकालते हैं तो उनका लाइफस्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। धीरे धीरे वो लोग रखा गया पैसा बढ़ाने लगते हैं। तब इंसान को इन सेविंग से प्राइड, सेल्फ कंट्रोल और प्रोग्रेस जैसी फीलिंग आती है। हर किसी की जिंदगी में बहुत सारा पैसा हाथों से होकर गुजरता है। अगर इंसान थोड़ा सा हिस्सा भी अपने पास रख ले तो कुछ समय बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा। 7 कर्सेस फॉर अ लीन पर्स। अरकत अपने पर्स को भरने के 7 सीक्रेट्स और तरीके बताता है। फर्स्ट, स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। ऑथर बताते हैं कि जैसे ही हमें अपनी सैलरी मिलती है उसका 10% हमें खुद के लिए बचा के रखना चाहिए और बची हुई 90% सैलरी को अपने बिल्स भरने के लिए और बाकी खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। पर वो जो 10% आपने निकाला है उसे स्ट्रिक्टली सेव करें और इन्वेस्ट करें। ये 10% न्यू फोन लेने या फिर अपने वार्डरोब्स को अपडेट करने के लिए यूज नहीं करना है। ये 10% इन्वेस्ट करके खुद को ग्रो करने के लिए यूज करना चाहिए। आपको 10% शायद छोटा सा अमाउंट लग रहा होगा, पर एक वक्त के बाद आप देखेंगे कि आपके पास काफी सारा पैसा सेव हो चुका है। कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जब हमारे पास सरप्लस मनी होता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, तब हम पैसों को अपने लिए फैंसी चीजें लेने में उड़ा देते हैं। ये करने से बचिए। हमारे पास जितना है उसमें जीना सीखिए और सिर्फ आवश्यकता के हिसाब से खर्च कीजिए। अरकत ने एक बेहतरीन पॉइंट इस बुक में बताया है, अगर हमने हमारे खर्चे लिमिट नहीं किए तो हमारा पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। रुकिए और सोचिए आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं और अननेसेसरी खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। इन्वेस्ट एंड मेक मनी वर्क फॉर यू। सिर्फ पैसा सेव करना और अपने फिजूल खर्चे बंद करने से आप अमीर नहीं बन सकते। हमें उन पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है उससे भी कहीं और खर्च ना करते हुए इन्वेस्ट करें। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो बेशक आप एक अमीर इंसान बन सकते हैं। गार्ड ट्रेजर्स फ्रॉम लॉसेस। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। किसी भी तरह के नुकसान से अपने गोल्ड को बचाएं। अपनी कैपिटल को एश्योर करें। सही इंसानों से पूछें कि उनको क्या पता है। ये इंश्योर करें कि आप सही अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करें या फिर सही और एक्सपीरियंस लोगों से पूछें कि इन्वेस्ट कैसे किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मेक ऑफ ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करें। अपनी प्रॉपर्टी को एक रेंट देने वाली इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करें। अपना खुद का घर ओन करें। पॉइंट नंबर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर की इनकम को इंश्योर करें। अपने बुढ़ापे और अपनी फैमिली के लिए अपने फ्यूचर इनकम को बढ़ाएं। इसके लिए आप जमीन और घर खरीद सकते हो। फ्यूचर में अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए और अपने लिए भी एडवांस में सोचना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 7, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अपनी इनकम की एबिलिटी को बढ़ाएं।
बनाएं, अपने कमाने की एबिलिटी पर काम करें। जितना ज्यादा नॉलेज होती है उतना ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीखने पे ध्यान दें जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा। मेन ऑफ एक्शन आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ लक। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं पैसा भी उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। हरकत के हिसाब से लक का मतलब है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें बिना किसी हेसिटेशन के। जब हम अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेते हैं तब हम अपना गुड लक खुद बना सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्रास्टिनेशन। आपको रेडी रहना होगा मिली हुई अपॉर्चुनिटी पर प्रॉम्प्टली एक्ट करने के लिए। इस पार्ट में ऑथर ने जो प्रॉम्प्ट यूज किया है उसके मुताबिक अर्कत एक सोशल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करता है जहां उसका एक फ्रेंड एक स्टोरी सुनाता है जिसमें एक लाइफ स्टॉक ट्रेडर यानी पशु व्यापारी एक बड़े से भीड़ के झुंड को सस्ते दाम में लेना चाहता है। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो बेचने वाला था उसे भी उसी रात को सौदा पक्का करना था। उस आदमी को अपनी बीमार वाइफ के पास जाना था। ट्रेडर ने शुरुआत में इस सौदे में काफी रुचि दिखाई क्योंकि उसके लिए ये एक फायदेमंद डील थी। जब उसे समझ आया कि उसे 900 भेड़ों को खरीदना पड़ेगा तब वो और उसके आदमी भेड़ों को गिनने में लग गए। पर रात के अंधेरे की वजह से ये काम बहुत मुश्किल होते जा रहा था और इसी वजह से उस ट्रेडर ने डील करने से मना कर दिया। जो बेचने वाला आदमी था उसने भेड़ों की कीमत भी कम कर दी थी और साथ में एक वर्कर को उसके यहाँ छोड़ जाने की बात की थी, पर फिर भी ट्रेडर नहीं माना। ट्रेडर का कहना था कि अभी रात में डील करने के बजाय कल सुबह को एक बार भेड़ों को चेक करेगा और उसके बाद ही डील करेगा। जब सुबह हुई तब आसपास के ट्रेडर्स को भी इस बात की भनक लग गई और उन्होंने तय कीमत से ज्यादा देने की बात सामने रखी और इसी के साथ ट्रेडर के हाथ से ये डील चली गई। उसके सुबह उठने से पहले किसी और ट्रेडर ने तय कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसा देकर भेड़ों को खरीद लिया। इस स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से गुड लक हमारा साथ नहीं देता। गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है। गुड लक सिर्फ आपके वेट करने से नहीं आएगा। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं नई अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते वही एंड में लकी होते हैं। द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। रॉडन को राजा द्वारा 50 गोल्ड दिए गए। रॉडन महल से दूर चला जाता है। वो सोचता है कि उसको उस गोल्ड को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत दिन निकल जाते हैं तब भी रॉडन को कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी सिस्टर एक दिन उसके पास आती है और रॉडन से लोन मांगती है ताकि उसका पति मर्चेंट का काम शुरू कर सके। रॉडन को समझ नहीं आता कि ये गोल्ड की सही इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं, इसलिए फिर वो मैथन से एडवाइस लेने की सोचता है जो एक गोल्ड लेंडर यानी कि वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत सालों से करता आ रहा है। मैथन रॉडन को अलग अलग प्रकार के लोन के बारे में समझाता है। कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं, कुछ इनकम पर बेस्ड होते हैं और कुछ फ्रेंड्स और फैमिली की गारंटी पर बेस्ड होते हैं। मैथन रॉडन को बताता है कि वो कैसे चुनता है कि किसको लोन कैसे देना चाहिए और रॉडन अपने ब्रदर इन लॉ अरामन के बारे में पूछता है कि उसको लोन देना चाहिए या नहीं। तो मैथन उसको बोलता है कि अरामन ने अगर उससे लोन मांगा होता तो मैथन उसको लोन नहीं देता क्योंकि उसको लगता है कि अरामन के पास गोल्ड सेफ नहीं रहेगा। वो रॉडन को कहता है कि अफसोस से बेहतर सावधानी होती है। द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बंजर एक वॉरियर था जिसने बेबीलोन के मार्ग पर पहरा दिया था। जब बेबीलोन पे अटैक हुआ तो उसकी खबर देने वाला पहला इंसान बंजर ही था। तो उस अटैक के टाइम बंजर से बहुत लोगों ने तरह तरह की खबर और एडवाइस मांगी और बंजर हर इंसान को पर्सनल तरीके से दिलासा देता रहता था। बंजर ने दिन रात बेबीलोन पे पहरा दिया और बेबीलोन को दुश्मनों के अटैक से बचाए रखा। 3 हफ्ते और 5 दिन बाद ये प्रूव हो गया कि बेबीलोन की प्रोटेक्शन कितनी अच्छी थी क्योंकि दुश्मन हार चुके थे। बंजर ने ये सब देखा और जो लोग उसे सलाह मांग रहे थे उनको बताया कि वो सही साबित हुआ कि बेबीलोन इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। और साथ ही उसने ये मैसेज भी दिया कि सही प्रोटेक्शन नहीं होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 सबक मिलते हैं। पहला कि सिक्योरिटी वो चीज़ है जो एडवांस में प्लान की जाती है, वो ज़रूरत की सिचुएशन के हिसाब से हो। हम अपनी ज़िंदगी में कई तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज करते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। दूसरा लेसन बंजर से मिलता है जो बहुत लड़ाई लड़ चुका था और इसलिए उसको पता था कि खुद की रक्षा करना एक बड़ा टास्क है। बेबीलोन वासियों की तरह ही हम भी दिन रात सुनते रहते हैं कि मार्केट में बहुत बुरी चीजें हो रही है, इकोनॉमी डाउन हो रही है और बहुत कुछ। यहाँ एक एडवाइजर या मेंटर का होना बहुत जरूरी है जिसको पता है कि ऐसी जरूरत के समय पर कैसे बचा जा सकता है। एक एक्सपीरियंस इंसान को पता होता है कि क्या चल रहा है और वो ही बता सकता है कि कब सब चीज ठीक हो जाएगी। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। यहाँ एक इंसान तरकत की बात होती है जो बहुत बुरे समय से गुजर चुका है। उसके पास लगभग हर किसी से उधारी है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो एक टाइम का खाना खरीद कर अपना पेट भर सकता है। उसको लगता है चोरी करना ठीक है लेकिन वो नहीं करता क्योंकि लास्ट में चोरी करने की वजह से उसको सबक मिल चुका है कि ये सही तरीका नहीं है। इसलिए वो एक सराय के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है इस उम्मीद में कि कोई तो लोगों की भीड़ में उसको जाना पहचाना अपना कोई चेहरा दिख जाएगा। वहां उसको देवसिर
मिलता है जो एक कैमल ट्रेडर है, जिससे तरकत ने थोड़ा पैसा उधार लिया हुआ है। दबसिर तरकत से अपने पैसे वापस मांगता है, तो तरकत उसको बताता है कि वो बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है और उसके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं है। दबसिर उसको फटकार लगाता है और उसको सराय के अंदर खाने के लिए इनवाइट करता है ताकि वो उसको एक कहानी सुना सके। कहानी ये है कि दबसिर भी किसी एक जमाने में ऐसे ही दौर से गुजर रहा था और वो भी स्लेव था। वो भी इतना कर्जे में डूबा हुआ था कि ना तो वो अपना कर्जा दे पा रहा था और ना ही अपनी वाइफ को सपोर्ट कर पा रहा था। उसकी बीवी उसको छोड़कर अपने घर वापस चली गई थी। कुछ समय तब दबसिर को कोई काम नहीं मिला और उसने भी चोरी का रास्ता अपनाया। वो पकड़ा गया और उसको सजा हुई। यहाँ से ही दबसिर की किस्मत जाग गई। उसको एक आदमी ने खरीदा जिसने अपनी बीवी के कैमल की देखभाल के लिए रखा था। सीरा ने नोटिस किया कि देबसिर बाकी स्लेव जैसा नहीं था। सेम वो भी मास्टर की दूसरी बीवियों जैसी नहीं थी। सीरा ने देबसिर से एक जिंदगी बदलने वाला क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारी आत्मा एक स्लेव जैसी है या तुम्हारी आत्मा एक फ्री मैन जैसी है? अगर एक इंसान की आत्मा एक फ्री मैन वाली है तो वो अपने ही शहर में एक रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड इंसान नहीं बनना चाहेगा, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो। इन शब्दों को सुनकर देबसिर अपने सारे कर्जों को चुकाने के लिए डिटरमाइन हो गया और असलियत में उसने एक फ्री मैन की जिंदगी जी। किस्मत ने उसका साथ दिया जब सीरा ने उसको स्लेवरी से बाहर निकलने के लिए हेल्प की, लेकिन उसके बाद उसकी जर्नी आसान नहीं थी। बहुत बार उसको गिव अप करने का मन हुआ, मरने का मन हुआ, लेकिन वो अपने आप को बार बार याद दिलाता था कि एक स्लेव की आत्मा गिव अप कर देती है, लेकिन एक फ्री मैन डट कर खड़ा रहता है और परेशानियों में ही अपना रास्ता निकालता है। उसने ऐसा किया भी और धीरे धीरे अपने सारे कर्जे चुका दिए और एक इज्जतदार फ्री मैन बन गया। द ग्रेट टैबलेट फ्रॉम बेबीलोन। यहाँ 5 फैक्टर्स या पॉइंटर्स हैं जिसमें वेल्थ का सीक्रेट छुपा है, जो मेसोपोटामिया में लिखे जाने वाले कम से कम 5000 साल बाद डिस्कवर किए गए। अल्फ्रेड जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसने इन टैबलेट्स के बारे में बताते हुए प्रोफेसर फ्रैंकलिन को एक लेटर लिखा और उसको ये देबसिर की स्टोरी बताई कि कैसे उसने कर्जे चुकाए और अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट की। उसने ये भी लिखा कि चाहे ये लेसन्स बहुत साल पुराने हो, लेकिन उसने और उसकी बीवी ने यही लेसन्स फॉलो किए और इन लेसन से उनको जिंदगी में बहुत हेल्प मिली। देबसिर और प्रोफेसर दोनों के लिए बाद में सरप्राइजिंग बात ये थी कि कमाए गए 70% में ही गुजारा करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उन्होंने सोचा होगा। दोनों के केस में बहुत जल्द कर्जे धीरे धीरे खत्म होने लगे और सेविंग्स बढ़ने लगी और दोनों को फाइनेंशियल सक्सेस मिली। लेटर में प्रोफेसर सेंट विल्डिश ने अपने कलीग आर्कियोलॉजिस्ट को बता रहा है कि क्ले टैबलेट के डिटेल्स ने उनकी आंख खोल दी और अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करने का एक नया तरीका सिखाया। और उन्होंने ये भी बताया कि देबसिर ने जो फॉर्मूला यूज किया था वो उससे उनकी लाइफ चेंज हो गई। यहाँ एक लेसन शेयर किया गया है, अगर आप अपने आप को एक डेट की सिचुएशन में घेरा हुआ पाते हैं तो जो कंट्रोल से बाहर है, तो उसको ठीक करने का एक तरीका है कि अपनी इंफॉर्मेशन को अरेंज करना और अपने प्रॉब्लम्स को अटैक करना है। अपनी इनकम का 1/10 पार्ट अपनी सेविंग्स बढ़ाने के लिए है। अपने सारे क्रेडिटर्स यानी कि जिसको कर्जा चुकाना है और कितना चुकाना है उसका एक लिस्ट बनाए। प्रोफेसर ने इस लिस्ट में हर एक के पास इंडिविजुअली जाके इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया, उनको एक्सप्लेन किया कि अभी करंटली वो उनके कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने अपनी वो लिस्ट उनको दिखाई और बताया उनके द्वारा 10% की सेविंग से वो एक एक कर्जा चुका देंगे। उनके कुछ क्रेडिटर्स ने उनको ये कहते हुए फटकार लगाई कि उन्हें इमीडिएटली मनी रिटर्न करने की जरूरत है और बाकी ये सुनकर खुश थे कि वो कर्जे चुकाने की कोशिश में लगा है। आखिर में उन सब के पास प्रोफेसर का ऑफर मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अब हर बार वो 1/10 सेव करते और वो 2/10 से कर्जा चुका देते और बाकी बचे 7/10 से वो घर का खर्च संभालते। इसमें कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इस तरह के वर्क प्रोपोर्शन अच्छी तरह से काम करते हैं और किसी को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है अपने कर्जों को लिस्ट बनाना और जिनका कर्जा है उनसे बात करना और उनको अपना प्लान समझाना। इस स्टेप को बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि कर्जा देने वाले समझेंगे नहीं और आपके लिए और दिक्कत हो सकती है और आप यही समझते रहेंगे कि कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। प्लान पे स्टिक करना और प्लान को डिसिप्लिन से फॉलो करना ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन। यहाँ हमारी मुलाकात सारूनाडा से होती है जो अपने पार्टनर हाडन गालू पोते के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। शारू ने हादन को बताया कि वो एक बार गुलाम था और वो बहुत लकी थे कि वो एक बेकर को बेच दिए गए। उससे उन्होंने बेकर का काम सीखा और उन्होंने हाडन को बताया कि उसके दादा भी स्लेव थे और अपनी फ्रीडम खरीदने के बहुत करीब थे। जब शारू और अरद नेक्स्ट टाइम मिले तब अरद ने अपनी फ्रीडम खरीद ली थी और शारू को दूसरे मास्टर को बेच दिया गया था। अरद ने बाद में शारू की फ्रीडम भी खरीदी और इसी कहानी ने हाडन का दिल छू लिया। उसने डिसाइड किया कि सिर्फ काम करने से ही फ्यूचर में असली सक्सेस मिल सकती है। ये बुक हम सब के पर्सनल सक्सेस से डील करती है। सक्सेस का मतलब है हमारे एफर्ट्स और एबिलिटी का रिजल्ट। प्रॉपर प्रिपरेशन ही सक्सेस की चाबी है। वेल्थ एक ट्री की तरह है, सीड्स हमारी सेविंग है। जब हम उस सेविंग का बीज बोएंगे तभी हम फ्यूचर में
में उसको एक बड़ा ट्री बनते हुए देख पाएंगे और एक दिन ये ट्री इतना बड़ा हो जाएगा कि फ्यूचर में हम इसके फ्रूट्स खाएंगे। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के कुछ पॉइंटर्स ये है। पहला, आप कभी अमीर नहीं बन सकते अगर आप सब कुछ खर्च कर देंगे, इसलिए आपको 10% सेव करके उसको सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा, हमेशा एडवाइस उस फील्ड के एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। तीसरा, तब तक सेविंग के ट्री को न काटे जब तक उसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाए। चौथा, ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां खर्च करने से कोई फर्क ना पड़े। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतरीन तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।